दोस्तों नमस्कार। संविधान ने व्यवस्था की है चेक एंड बैलेंस की और सत्ता चाहती है कि उसके अनुरूप चेक एंड बैलेंस रहे। दरअसल 2014 के बाद इस स्थिति को कोई समझ नहीं पाया या फिर कोई पकड़ नहीं पाया कि इस देश में संविधान के चेक एंड बैलेंस और सत्ता के चेक एंड बैलेंस में क्या अंतर है, क्योंकि सत्ता ने हमेशा से संविधान की खुली दुहाई दी और संविधान के तहत चेक एंड बैलेंस का मतलब बहुत साफ था। कोई व्यक्ति, कोई संस्थान, किसी संस्थान का कोई स्वायत्त शख्स या फिर कोई संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई ऐसा व्यक्ति जो ये सोचने लग जाए कि उसी की चलेगी, तो फिर चेक एंड बैलेंस वो अपने हिसाब से बनाने लगेगा। दुहाई हमेशा संविधान की ही दी जाएगी। तो क्या मौजूदा वक्त में पहली बार एक ऐसी स्थिति आकर खड़ी हो गई जहां पर इस देश में सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि आप हमसे क्यों न्याय चाहते हैं? आप जो भी मांग कर रहे हैं आप जाइए सरकार के पास, क्योंकि हम पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि हम सुपर पार्लियामेंट हो गए हैं। यानी हम यहां बैठकर इस देश की चुनी हुई सरकार के ऊपर कुछ ऐसा थोप रहे हैं जो हमें नहीं थोपना चाहिए। तो फिर सुप्रीम कोर्ट की जरूरत क्यों है? हालांकि सुप्रीम कोर्ट में बैठे किसी जस्टिस ने यह सवाल नहीं किया किसी याचिकाकर्ता से कि आप सुप्रीम कोर्ट क्यों आ रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट की जरूरत ही क्यों है। लेकिन इस देश के भीतर सांसद ने जरूर सवाल किया, अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही काम करता रहेगा तो फिर इस देश में संसद की जरूरत ही क्या है। और इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में हर वो पन्ना आज खोलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट के पास 1, 2, 3, 4 मुद्दे इस तरीके से आए जिसमें सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ गया कि क्या आप सोचते हैं कि हम कोई न्याय दे पाएंगे? जब इस देश में सरकार बैठी हुई है और हम सरकार को कोई आदेश निर्देश देते हैं तो हमें सुपर पार्लियामेंट कहा जाता है और यह भी कहा जाता है कि आपके पास यह अधिकार है ही नहीं। तो फिर आप सीधे जाइए सरकार के पास, उसी को अपनी याचिका दीजिए और सरकार से कहिए, बताइए क्या कहना है। लेकिन बात सिर्फ यही नहीं रुकी। बात एक कदम आज और आगे तब बढ़ गई जब बीजेपी के सांसद निशिकांत के बयान को लेकर एक याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा यह कहकर खटखटाया कि जो भी सांसद महोदय ने कहा है वो अवमानना है और इसकी इजाजत दी जाए कि वो अवमानना का नोटिस सुप्रीम कोर्ट में दें और उसे दाखिल करें। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा, आप हमारे पास क्यों आ रहे हैं? जो सांसद हैं वह जिस पार्टी के हैं, वो जिस पार्टी के हैं उसकी सरकार है। उस सरकार के पास जाइए और अटॉर्नी जनरल से इजाजत लेकर आइए, उन्हीं से पूछिए अवमानना का नोटिस हम दायर कर रहे हैं, अवमानना होगी या नहीं होगी, तो आप अटॉर्नी जनरल के दरवाजे पर चले जाइए। यानी अटॉर्नी जनरल जो सत्ता का पक्ष, सरकार का पक्ष सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में रखने के लिए नियुक्त होते हैं, अब वही सरकार से पूछकर बताएं कि क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हुई है या नहीं हुई है। ये अलग अलग खाकों में आज सुप्रीम कोर्ट के भीतर से जो सबसे बड़ी आवाज सुनाई दी, वो आवाज जस्टिस बी.आर. गवई की है। जस्टिस बी.आर. गवई 12 तारीख को जब रिटायर्ड होंगे चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, तो उसके बाद जस्टिस बी.आर. गवई ही इस देश के चीफ जस्टिस होंगे। और आज का मैसेज उनका जो अलग अलग मुकदमों के मद्देनजर उभर कर आया, वो बड़े सीधे तौर पर था कि या तो इस देश के भीतर सुप्रीम कोर्ट को इस रूप में स्वीकार कर लीजिए, अन्यथा जिन बातों का जिक्र आप खुले तौर पर सुप्रीम कोर्ट से बाहर कर रहे हैं उसमें भी ये सिर्फ आपकी अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि आप इस देश के चुने हुए सांसद हैं और बतौर सांसद आप सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टी
के नुमाइंदे के तौर पर संसद के भीतर कई मुद्दों को रख चुके हैं। तो यह सिर्फ अभिव्यक्ति का मसला नहीं है, यह तो आपके वह विचार हैं जो आपकी पार्टी और सरकार के विचार होंगे। हमें लगता है आज इसको एक एक सिलसिलेवार तरीके से समझने की जरूरत है। लेकिन सबसे पहले बात तो यह, क्या वाकई सरकार यह सोचने लगी है कि इस देश में जजों की नियुक्ति की ताकत उसके पास होनी चाहिए? और इससे पहले जब बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ये कह रहे थे कि दरअसल इस देश में जजों की नियुक्ति भी जिस कॉलेजियम के तर्ज पर होती है उसमें बेटे भतीजे को प्राथमिकता दी जाती है, उसमें शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का कोई जज आपको मिलेगा नहीं या उनकी तादाद बहुत कम होगी, और मनमर्जी तरीके से जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को चलाया जा रहा है यह एक अराजक स्थिति है। तो सबसे पहले बात तो इसी बात को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में एक जस्टिस ने जो जाति से दलित हैं और अब चीफ जस्टिस होने वाले हैं, सीजीआई बीआर गवई, उन्होंने किन किन मुद्दों को लेकर क्या क्या कमेंट किया, उससे पहले हमें लगता है शायद समूची सुप्रीम कोर्ट की जड़ें और भारत के लोकतंत्र की जड़ें और शायद भारत में संविधान की जड़ें और उसकी पिलर सांसद के इस कथन से हिल चुकी है, जहां पर वो चाहते हैं कि इस देश में सरकार तय करे कि कौन जज बनेगा। और इसीलिए एनजेएसी यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का जिक्र भी उन्होंने खुले तौर पर किया, और जिस तरीके से किया वह अपने आप में चौंकाता जरूर है। लेकिन बात अब उसके आगे की उस लड़ाई की है जहां पर मौजूदा चीफ जस्टिस ने एक संकेत दिया और आने वाले वक्त में जो चीफ जस्टिस होंगे उन्होंने एक दूसरा बड़ा संकेत दे दिया। तो पहले सांसद ने कहा क्या? इसका मतलब यह है कि आप इस देश को एनार्की की तरफ ले जाना चाहते हो, और एनार्की जो है इस देश में बर्दाश्त नहीं होगी। जब नया कानून आएगा, जब नया पार्लियामेंट बैठेगा, इसके ऊपर विस्तृत चर्चा होगी, और फिर से नेशनल जुडिशियल अकाउंटिंग सिस्टम जो हमने एनजेएसी बनाया था, जिसमें कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, प्रधानमंत्री का कैसे चुनाव होगा, वो तो संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन आपके भाई भतीजावाद के आधार पर जज का चुनाव नहीं होगा। शेड्यूल कास्ट जज नहीं है, शेड्यूल ट्राइब जज नहीं है, ओबीसी जज नहीं है। मैक्सिमम 78-80% जो है 78-80% जो है केवल और केवल जो है सवर्ण जाति के जो है जज बैठे हुए हैं, और आप अपना कानून चलाओगे, ये कानून नहीं चलेगा। सरकार की मंशा क्या है यह तो सांसद निशिकांत दुबे के जरिए उभर कर आ ही गया। लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि वाकई इस देश में मौजूदा राजनीतिक सत्ता चाहती है कि इस देश के जजों की नियुक्ति भी वही करे जैसे वो पहले दौर में चाहती रही। इस देश के भीतर में जो भी आईएएस होता है वो उसके हिसाब से ही काम करे। और 2014 से 2019 के बीच तकरीबन 12 आईएएस ने इस्तीफा दे दिया। आप याद कीजिएगा तो आपके जहन में कई नाम आएंगे, वो सेंथिल हो, शशिकांत सेंथिल का नाम हो, या फिर उस दौर को याद कीजिएगा तो उसमें कन्नन गोपीनाथ हो। इसी तरीके से तकरीबन 12 और उसके बाद अगले टर्म में लगभग 7 आईएएस थे जिन्होंने इस्तीफा दिया। आज आईएएस के मुद्दे पर नहीं जा रहे हैं, सिर्फ एक संकेत है। इस देश के भीतर में आईएएस जो बनता है उसकी अपनी नीतियां सरकार के सोच से क्यों टकराई और उन्हें क्यों इस्तीफा देना पड़ा, यह सिर्फ एक हिस्सा है। दूसरा बड़ा हिस्सा है कि संस्थानों में नौकरशाही की नियुक्ति जिस तर्ज पर सरकार कर रही थी, इसको लेकर भी विरोध हुए हैं और कई बार मामले पहुंचे हैं अदालतों में भी। लेकिन नया सवाल तो इस देश के भीतर में सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी को लेकर है। और जरा कल्पना कीजिए, जब सांसद महोदय जिक्र कर रहे थे कि ना कोई दलित है ना कोई आदिवासी है, यानी इस देश में जजेस कोई भी जातियों को टटोलने का काम मौजूदा बीजेपी के सांसद कर रहे हैं, तो क्यों नहीं जातियों के आश्रय ही बता दिया जाए कि अगले चीफ जस्टिस दलित होंगे। और उन्होंने आज जो मुद्दे उनके सामने निकल कर आए उसमें उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा, जब उनके सामने बंगाल में राष्ट्रपति शासन
लागू करने और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात करने की याचिका उनके सामने आई। उसमें याचिकाकर्ता कह रहा था, अपील कर रहा था, कह रहा था कि दरअसल वक्फ कानून के विरोध में हुई मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद सुप्रीम कोर्ट को कोई फैसला लेना चाहिए जिससे कि केंद्र सरकार उस फैसले को माने और उसके बाद कार्रवाई करे, और उस कार्रवाई में पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती है। उसमें पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाना है, जो आर्टिकल 355 का जिक्र किया गया याचिकाकर्ता की तरफ से, और एक लंबी प्रक्रिया जो कल सूचीबद्ध की गई थी, इस याचिका को सुनेंगे सुप्रीम कोर्ट के भीतर। उस पर जब सुनवाई हुई और याचिकाकर्ता लगातार मुर्शिदाबाद की घटनाओं को लेकर वहां पर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने और केंद्र सरकार को यह निर्देश देने तक का जिक्र करने लगा कि आप कहिए तो मुर्शिदाबाद में पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती और ज्यादा की जाए, तो जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह इन्हीं की बेंच थी। तब जस्टिस गवई ने कहा, क्या आप चाहते हैं कि हम राष्ट्रपति को इसे लागू करने का आदेश दें? यानी जिस राष्ट्रपति शासन का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें हम उन्हें आदेश दे दें क्या? आप ये चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि हम केंद्र सरकार को यह निर्देश दें कि मुर्शिदाबाद में और ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती होनी चाहिए, वहां पर हिंसा हो रही है? याचिकाकर्ता ने कहा, जी हम ये चाहते हैं कि आप ऐसा आदेश और निर्देश दें। तब जस्टिस BR गवई ने कहा, आप जानते हैं हम पर दूसरों के अधिकार क्षेत्र में दखलंदाजी देने के आरोप लग रहे हैं, और ये आरोप इस देश की एग्जीक्यूटिव और इस देश के भीतर लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग में हम पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप कार्यपालिका के कार्यों में और विधायी कार्यों में हस्तक्षेप करने लगे हैं। आपको पता है तो हम कैसे उन्हें निर्देश दे सकते हैं? और यह जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण है कि इस देश के भीतर में वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सबसे पहले यह आरोप लगाए। उसके बाद लोकसभा सांसद बीजेपी के उन्होंने यह आरोप लगाए, और उसके बाद राज्यसभा के सांसद दिनेश शर्मा ने यह आरोप लगाए। और कहीं मामला थमा नहीं है, रुका नहीं है। इनके पक्ष में बीजेपी के तमाम नेता इन बातों का खुले तौर पर जिक्र कर रहे हैं, जो कि अपनी अपनी जगह पे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे भी हैं। उन्होंने गलत नहीं कहा। तो क्या सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे सकता है जब उन पर यह आरोप लग रहे हैं? तो क्यों नहीं, जस्टिस गवई ने इसके बाद कहा, क्यों नहीं आप एक कॉपी जो आप हमारे पास लेकर आए हैं उसकी एक कॉपी आप यूनियन ऑफ गवर्नमेंट भारत सरकार को दे दीजिए, उन्हें तय करने दीजिए वो क्या तय करेंगे। यानी एक झटके में भविष्य के CGI ने मौजूदा वक्त में इस हकीकत को रख दिया कि संविधान ने जो चेक एंड बैलेंस बनाया है, मौजूदा सरकार, सत्ता और सत्ताधारी पार्टी और उसके सांसद अपना चेक एंड बैलेंस बनाने की कोशिश ना करें, और अगर करेंगे तो यह स्थिति आपकी आंखों के सामने है। लेकिन बात यही नहीं रुकी, बात इसके आगे गई और एक दूसरे मामले में एक दूसरे वकील एक दूसरी बेंच के पास पहुंचे। वो जस्टिस सूर्यकांत की बेंच थी, जहां पर जस्टिस NK सिंह की मौजूदगी भी थी। वहां पर यह कहा जा रहा था कि मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हो रही है, उस हिंसा में वहां पर लोग पलायन कर रहे हैं। तो बेंच ने उस याचिकाकर्ता से पूछा, क्या आपने जांच की? आपके सोर्स क्या हैं? आपको जो कह रहे हैं उसके पीछे आपके पास कौन से आधार हैं जिसमें आप कह रहे हैं कि मुर्शिदाबाद से पलायन हो रहा है, लोग छोड़कर जा रहे हैं? उस वकील ने कहा, जी मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर कह रहा हूं। बेंच बोला, आप पुख्ता तरीके से फैक्ट्स के साथ आइए, इस तरीके से मत आइए जो मीडिया की रिपोर्ट्स है, और इस आधार पे चीजों को मत रखिए जो इस दौर में
इस देश की विधायिका और कार्यपालिका को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अलग तरीके से देख रहा है और बाकी सब कुछ का नजरिया सरकार के अनुकूल है, तो आप जब सुप्रीम कोर्ट में आएंगे तो आपके पास अपने फैक्ट्स एंड फिगर होने चाहिए। मामला यहां भी नहीं रुका, मामला और आगे गया। निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना की याचिका पर जो सुनवाई थी उसमें कोर्ट को यह कहना पड़ा कि याचिका दायर करने के लिए कोई जरूरत नहीं है और अगर आप फिर भी जरूरत करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अटॉर्नी जनरल से इजाजत लेनी होगी, क्योंकि निशिकांत ने सीजीआई और न्यायपालिका का जो अपमान किया है, क्या वो निशिकांत के खिलाफ अवमानना की याचिका दायर नहीं करने की इजाजत देता है? यह सवाल याचिकाकर्ता का था। इस पर जवाब यह मिला कि इस दौर में आप जो भी कहना चाहते हैं, जिस रूप में भी कहना चाहते हैं, आप तुरंत अपनी एक चिट्ठी लिखिए इस देश के अटॉर्नी जनरल को और उनसे इजाजत लीजिए। हम यहां क्या कर सकते हैं? हम पर आरोप लग रहे हैं कि हम इस देश की कार्यपालिका के कार्यों में और विधायी कार्यों में हम हस्तक्षेप कर रहे हैं। बात यहां भी नहीं रुकी। उसके बाद एक बिल्कुल अलहदा मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। इस मामले में जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ऑप्शन दिखाए जाते हैं वो नेटफ्लिक्स था, अमेजन था और बाकी भी जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ऑप्शन मटेरियल है, इसको लेकर याचिकाकर्ता जो है जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ए.जी. मसीह की बेंच के सामने पहुंचे और वहां पर उन्होंने सवाल किया कि क्या इस ऑप्शन पर रोक लगाने के लिए आप निर्देश जारी नहीं कर सकते हैं जो ऑप्शन हो रहा है? जस्टिस गवई ने कहा, हम कैसे कर सकते हैं? जैसे कि हम पर आरोप लगाया जा रहा है कि हम कार्यपालिका के कार्यों में और विधायी कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो आप एक काम कीजिए, इसकी एक प्रति जो है, ये नीतिगत क्षेत्र है, यानी पॉलिसी डोमेन में आता है, तो नियम बनाना इस देश की सरकार का काम है, संघ का काम है। और संयोग से जिस वकील ने दरवाजा खटखटाया उनका नाम एडवोकेट विष्णु शंकर था। तो मजाकिया लहजे में ही सही, लेकिन जस्टिस गवई ने कहा कि देखिए, आपके नाम में तो विष्णु भी है, शंकर भी है, तो आप तीसरा नेत्र खोलिए और देखिए, उससे आप समझेंगे कि स्थिति क्या है, हालात क्या है। तो क्या वाकई इस देश के भीतर में पहली बार एक सवाल यह भी खड़ा हो गया है कि संविधान के तहत जिस चेक एंड बैलेंस का जिक्र इस देश में किया गया और जिस तरीके से सिर्फ बीजेपी ने अपने आप को सांसद के बयान से अलग भर कर लिया और देश भर के तमाम जगहों पर जितनी भी प्रतिक्रिया आई वो बीजेपी को छोड़कर बाकी हर प्रतिक्रिया में बताया गया, यह जो कहा गया इसको बर्दाश्त इस देश में नहीं किया जा सकता है। इस देश में लोकतंत्र है, इस देश में संविधान है, इस देश में पावर बैलेंस है, इस देश में न्यायपालिका की साख सर्वोच्च है। और शायद इसीलिए जिन बातों का जिक्र किया गया था उसमें सुप्रीम कोर्ट पर तो सांसद निशिकांत दुबे ने यहां तक आरोप लगा दिए कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा रेखा पार करके काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए। पता नहीं आपको याद भी है या नहीं है, लेकिन 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने और जब नोटबंदी लागू की गई और नोटबंदी में कतारों में लगे लोगों की मौत की खबर आने लगी और लगातार मीडिया उसको दिखा रहा था, तो उस वक्त बीजेपी के सांसद ने कहा था कि मीडिया अपनी सीमा को लांघ रहा है। इस देश के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय तौर पर एक संवाद किया और बताया और कह चुके हैं प्रधानमंत्री कि देखिए, जो कहा गया वही होगा और 50 दिनों का हमें वक्त दीजिए, अन्यथा चौराहा कोई तय कर लीजिए। तो आप लोगों को रुकना होगा, अपनी सीमा मत लांघिए।
इस देश में जब दूसरी आजादी का सूरज आधी रात के वक्त जीएसटी लागू करने के वक्त उठा, तो इस देश के बहुत से व्यापारियों ने, बिजनेसमैन ने, और खास तौर से सूरत के मर्चेंट व्यापारी जो थे, जो कि कपड़े का धंधा करते थे, या फिर कहें सीधे तो जो हीरे का व्यापार भी करते थे, वहां से भी आवाज आई जीएसटी का विरोध करते हुए। और तब कहा गया इस देश के भीतर में व्यापारी तबका अपनी सीमा को नहीं लांघे। इस देश के भीतर में जब सवाल जासूसी का उठा, तब कहा गया कि इस देश के भीतर में चंद वकील और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज अपनी सीमा को पार नहीं करें। इस देश में जब राफेल डील को लेकर चर्चा हो रही थी, उस वक्त बड़ी तादाद में बीजेपी के नेता और सांसद खुले तौर पर यह कहते रहे कि इस देश की सुरक्षा के सवाल से खिलवाड़ ना करें। संयोग से उस दौर के मंत्री, वित्त मंत्री अरुण जेटली जी इस वक्त हमारे साथ नहीं, उनका निधन हो चुका है, लेकिन उस दौर में चले जाइएगा तो उन्होंने पार्लियामेंट के भीतर और बाहर अलग अलग मौकों पर कहा, यह कैसे संभव है कि हम बतला दें कि कितने पैसे में राफेल लिया गया? कैसे बतला सकते हैं? उससे तो जानकारी मिल जाएगी कि हमारे पास कौन कौन से हथियार हैं। तो कम से कम इस देश की मीडिया को, इस देश के समाज सेवियों को, इस देश में डिफेंस के रिपोर्टरों को सीमा लांघनी नहीं चाहिए। इस देश के भीतर में हर तबके ने सीमा लांघने की कोशिश की है। अगर आप 2014 के बाद की परिस्थितियों में सरकार के निर्णय और निर्णयों को लेकर उठने वाले सवालों के अक्स तले स्थितियों को परखें तो, और इन सब के बीच याद कर लीजिए, जब अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तो उस फैसले को लेकर इस देश में जो भी सवाल, जिस भी संगठन, जिस भी समुदाय विशेष से उठे, उसके सामने एक ही बात कही गई, आंदोलन हमने शुरू जरूर किया, लेकिन फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। और अगर आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे तो फिर मतलब ही क्या बचेगा? इसका मतलब है कि आप अराजक हो चुके हैं। और संयोग ऐसा है कि आज सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को अराजक कहने की स्थिति में कोई दूसरा नहीं, बल्कि बीजेपी के सांसद सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि उनके फैसले से अराजकता आ रही है। युद्ध हो रहा है, गृह युद्ध हो रहा है, धर्म युद्ध हो रहा है, और ये सभी के लिए दोषी इस देश में सुप्रीम कोर्ट है। यानी जिस मां भारती की परिकल्पना इस देश के भीतर बीजेपी ने की, उसमें सुप्रीम कोर्ट की जगह नहीं है, यह उसने कभी नहीं कहा। तो क्या इस देश के भीतर से उठती हुई आवाज पहली बार सरकार को चिताने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट को ही जागना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कौन सीमा कितनी लांघ चुका है? क्या वाकई टकराव की ऐसी स्थितियां हैं? क्योंकि इस देश के भीतर में सवाल यह भी नहीं कि अदालतों में 5 करोड़ से ज्यादा मामले लंबित पड़े हैं। सवाल यह है, हर मामला धीरे धीरे संविधान के दायरे में लाकर इस देश की नीतियों पर सवाल खड़ा करता है। और सुप्रीम कोर्ट में जो मामले लंबित पड़े हैं, उसमें 80% मामले सीधे सीधे सरकार की नीतियों से जुड़े हुए हैं। और तो और इस दौर में जो आर्थिक नीतियों को लेकर जो आईबीसी कोड बनाया गया, जो बैंकरप्सी कोड है, और जो एनसीएलटी क्रिएट किया गया, जिसमें अपने आप को दिवालिया घोषित करने की ताकत सत्ता के जरिए कैसे किसको किस रूप में मिलेगी और कितनी वसूली होगी, कितनी माफी होगी, उसको लेकर दर्जनों मामले सरकार की नीतियों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में पड़े हैं। तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट को हर याचिका की सुनवाई करते वक्त अब यह कहना पड़ेगा कि इस देश की सरकार को पहले समझ ले कि क्या वाकई हम सुपर पार्लियामेंट हैं, या फिर हम इस देश के एग्जीक्यूटिव या फिर विधायिका को हम कोई निर्देश दे रहे हैं? तो चेक एंड बैलेंस की परिस्थिति संविधान से निकलकर राजनीतिक सत्ता और सरकार में समा गई, और जीत की मदहोशी में हर कोई भूल गया कि दरअसल चेक एंड बैलेंस का मतलब इस देश के भीतर न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया का अपना अपना काम करने की है।
वो अपने काम से भटके नहीं, लेकिन अपने काम का मतलब सत्ता के लिए बीन बजाना नहीं होता है। शायद ये एहसास सुप्रीम कोर्ट के भीतर अपने एक फैसले से चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के काल के दौर में जस्टिस पारदीवाला ने दिया है, और अगला संकेत आज जस्टिस गवई ने खुले तौर पर दे दिया है कि हिचकिए मत, बताइए हम क्या वाकई खलल डाल रहे हैं आपकी सत्ता और उसकी कार्यप्रणाली में? तो सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी का मतलब क्या है? यानी जिस सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में खड़ा करके संसद और विधानसभा हो या ना हो इसका जिक्र किया जा रहा था, वहां सुप्रीम कोर्ट भी पूछ रहा है, अब आप बताइए हमारी जरूरत क्या है? कम से कम आज के 4 याचिकाओं पर जस्टिस की टिप्पणी तो यही संकेत देती है। सवाल ये नहीं कि ये खतरे की घंटी किसके लिए है और मोदी सरकार चेतेगी या नहीं चेतेगी, बीजेपी के भीतर का सत्ता का अहंकार टूटेगा या नहीं टूटेगा, बिल्कुल नहीं। सवाल यह है कि इस देश को संविधान से चलना है या नहीं चलना है, और संविधान की मिली ताकत और उसकी व्याख्या का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है या नहीं है, यह तय कौन करेगा? मदहोशी और अहंकार में चुनी हुई सत्ता को भी रहना नहीं चाहिए। यह देश सबका है, वी द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। यह संकेत है, शुरुआती संकेत है, हर कोई समझ जाए तो ठीक है, अन्यथा जो हो नहीं रहा है उसी का आरोप जब सुप्रीम कोर्ट पर लगाया गया तो वो स्थिति आ ना जाए, ये ना मनाइए आप, जिस धर्म युद्ध और गृह युद्ध का जिक्र आप कर गए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।